प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में आरंभ हुए असहयोग आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे तथा उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, जिसके विरोध में वहाँ खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व अली बंधुओं अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। महात्मा गांधी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और उन्होंने आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में सहायता की। लेकिन 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अतः टर्की में इस आंदोलन के समाप्त होते ही भारत में भी यह आंदोलन फीका पड़ गया। कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज्य की प्राप्ति यह असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। आरंभिक चरण में सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटाना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने तथा करों की अदायगी न करने का अभियान चलाया जाना था। यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1.5 लाख स्वयंसेवकों का एक दस्ता तैयार किया जाएगा। आइए अब हम असहयोग आंदोलन की प्रगति पर विस्तृत बात करते हैं। आंदोलन शुरू होने से पहले ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेज़ों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपनी उपाधियों एवं पदवियों को त्याग दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। बहुत से वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विधानमंडल के चुनावों में लगभग 2/3 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। शिक्षण संस्थाएं खाली हो गईं। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया कार्यक्रम आरंभ किया गया। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसे काशी विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जामिया मिलिया जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे देश में हड़तालें हुईं। मालाबार में मोपला विद्रोह छिड़ गया। हिंदू और मुसलमान एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए और पूरे देश में भाईचारे के उदाहरण देखे गए। सिखों ने गुरुद्वारों से सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा खत्म कराने के लिए अकाली आंदोलन आरंभ किया। हजारों लोगों ने स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखवाया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 6 महीने के अंदर ही इसमें 1 करोड़ रुपये एकत्रित हो गए।
सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाया और अनेक प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। जब 17 नवंबर 1921 को वह भारत पहुंचा तो उसका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। दमन चक्र जारी रहा और साल के ख़त्म होने तक गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेता जेलों में बंद किए जा चुके थे। असहयोग आंदोलन का उत्साह और ब्रिटिश सरकार का दमन दोनों जब चरम सीमा पर थे, उसी समय दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। कांग्रेस ने आंदोलन को तब तक जारी रखने का फैसला किया जब तक पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार नहीं हो जाता और स्वराज प्राप्त नहीं होता। परंतु इसी बीच चोरी चोरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आइए अब हम चोरी चोरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, पर विस्तृत बातचीत करते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत अर्थात वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा तथा उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। अतः गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चोरी चोरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कराया गया। प्रस्ताव में रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात चरखे को लोकप्रिय बनाने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने तथा छुआछूत का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया गया। इस समय जो नेता जेलों में बंद थे, उन्हें आंदोलन रोके जाने की खबर सुनकर अप्रसन्नता हुई। स्वयं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, मगर उन्हें 2 वर्षों के अंदर ही रिहा कर दिया गया। तब गांधी जी ने चरखे को लोकप्रिय बनाने, छुआछूत का मुकाबला करने तथा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया। इससे आंदोलन की उपलब्धियों को स्थायी बनाने में सहायता मिली। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने से महात्मा गांधी की नीतियों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के श्री चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस विरोधी स्वराज पार्टी बना ली और फैसला किया कि वे विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेंगे, जिसका कि वे अभी तक बहिष्कार करते आए थे। इनका उद्देश्य था इन संस्थाओं के अंदर रहकर तब तक कार्य में बाधा डालना जब तक कि जनता की मांगें मान नहीं ली जाती। 1923 के चुनावों में स्वराज दल को मध्य प्रांत तथा बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल गया और उन्होंने अपने विरोध से मंत्रियों के कार्य में बाधा डालकर उन्हें कार्य नहीं करने दिया। परंतु शनै शनै स्वराज दल के लोग गांधी जी के अधिक निकट आने लग गए। 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए। उन्होंने स्वराजवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराजवादियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को समर्थन प्रदान किया। इस तरह स्वराजवादियों और कांग्रेस में बढ़ती हुई कटुता दूर हो गई। अगली महत्वपूर्ण घटना के रूप में आइए
हम साइमन कमीशन पर विस्तृत बात करते हैं। साइमन कमीशन के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांत की सरकारों के बीच प्रशासन के विषय को 2 भागों में विभक्त किया गया था। साथ ही प्रांतीय सूची के विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था, अर्थात मुसलमानों के अलावा अब इस अधिनियम के द्वारा सिखों, यूरोपियन तथा भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। 1919 के अधिनियम की व्यवस्थाओं की सफलता पर विचार करने तथा इसमें आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन अगले 10 वर्षों में न करते हुए 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही कर दिया गया था। इस कमीशन का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं, और यदि किए जाएं तो उनका स्वरूप क्या हो। कमीशन के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। संपूर्ण भारत में इस आयोग का व्यापक विरोध हुआ क्योंकि जिस कमीशन को भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना था उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। यह भारत के लिए अपमानजनक बात थी। भारतीय जनता को इस आयोग से जरा भी आशा नहीं थी। कमीशन के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना भारत में इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था। भारतीय जनता को इस आयोग से स्वराज पा सकने की जरा भी आशा नहीं थी। कांग्रेस ने प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थान में तथा प्रत्येक प्रकार से आयोग का बहिष्कार करने का निश्चय किया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने उसका स्वागत किया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर सदस्यों तक ने कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियां बनाई गईं ताकि जहां भी वह जाए उसके खिलाफ प्रदर्शनों और हड़तालों का आयोजन किया जा सके। हड़तालियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। अनेक स्थानों पर पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही लाला लाजपत राय की दिसंबर 1928 ईस्वी में मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह तथा उनके साथियों ने पूरे पुलिस अधिकारी जिसका नाम सैंडर्स था, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, को दिसंबर 1928 में मार दिया, जिसे लाहौर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस आयोग की भारत में कड़ी आलोचना की गई, फिर भी इस आयोग की अनेक बातों को 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। सर शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया।